तो नमस्कार, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 जैसा कि दोस्तों 8 सितंबर को कक्षा 12वीं का जो है दोस्तों रसायन शास्त्र का पेपर है। तो दोस्तों इसी पेपर को ही मद्देनज़र ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी जो है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगा। दोस्तों ये प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं परीक्षा में और इन प्रश्नों को हल करने से दोस्तों आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके परीक्षा में जो मानसिक दबाव होगा वो भी दूर होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। कल दोस्तों हमने इस प्रश्न पत्र में, ये दोस्तों पिछले वर्ष का पेपर है, इसमें हमने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14-15 तक के प्रश्नों को दोस्तों हल किया था। मोलरता और मोलरता की परिभाषा तक दोस्तों, फैराडे के नियम तक और विलियम की चालकता प्रश्न क्रमांक 13 तक जो है हल किया था। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 14 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को हल करें, एक कॉपी पेन ले लें और इनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि ये प्रश्न आपको बार बार दोहराने में दिक्कत है। तो दोस्तों इसका जो है प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 में पूछा गया है कि संकुल आयन और जटिल आयन की परिभाषा लिखना है। संकुल आयन और जटिल आयन की परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों संकुल आयन जटिल आयन क्या होते हैं, तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों संकुल आयन क्या होते हैं। ये संकुल आयन होते हैं जो ठोस व जलीय विलयन में स्थायी होते हैं और जबकि ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ये दोस्तों दोनों में स्थायी होते हैं, ठोस और जलीय दोनों में स्थायी होते हैं संकुल आयन, यानी को जटिल आयन कहते हैं। और दोस्तों द्विक लवण होते हैं, ये सिर्फ ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। दूसरी चीज़, ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। कौन दोस्तों, संकुल आयन या दोस्तों जटिल आयन। और जबकि ये जो है दोस्तों पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इसको भी आप याद रखना है। इसका उदाहरण दोस्तों K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये दोस्तों संकुल आयन में अंतर्गत आएगा। दूसरा दोस्तों K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये दोस्तों फिटकरी का उदाहरण है और ये दोस्तों जटिल आयन के अंतर्गत या द्विक लवण के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों फिटकरी का एलम सूत्र है, एलम बोलते हैं, इसको आप याद करें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक इसी में आपको पूछा था, उप सहसंयोजी संख्या की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। उप सहसंयोजी की संख्या, तो दोस्तों उप सहसंयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उप सहसंयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं, परिभाषा आप नोट कर लें। वे यौगिक जिनमें कोई परमाणु या समूह उप सहसंयोगी आबंध द्वारा किसी धात्विक परमाणु से जुड़ा रहता है, धात्विक परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। दोस्तों जैसे इसको उदाहरण दो K4FeCN6 दोस्तों एक संकुल यौगिक है और इसमें जो है दोस्तों K जो है कि पोटेशियम एक धनात्मक भाग है। जो Fe दोस्तों केंद्रीय धातु है। Cn दोस्तों क्या है, लिगेंड है। और जो संख्या है दोस्तों 6, ये है समन्वय संख्या। तो दोस्तों जब कोई वे यौगिक जो किसी परमाणु या समूह में किसी उप सहयोजी आबंध द्वारा किसी धात्विक परमाणु से जुड़ा होता है, तो दोस्तों केंद्रीय धातु कौन सी है इसमें, Fe से क्या जुड़े हैं दोस्तों, Cn के परमाणु जुड़े हैं, 6 परमाणु साइनाइड परमाणु कहलाते हैं। तो दोस्तों ये उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, इनको आप याद रखें। और दोस्तों इसका सूत्र आपको याद रख लेना K4FeCN6, इसमें K जो कोष्टक के गुरु कोष्टक कहलाता है बच्चों। इसके बाहर जो तत्व होता है वो धनायन वाला भाग होता है। जो बीच में दोस्तों ये Fe जो है ये केंद्रीय धातु है और दोस्तों ये कोष्टक में जो लिखा रहता है ये दोस्तों है लिगेंड। और जो बाहर जो संख्या होती है दोस्तों ये कहलाती है समन्वय संख्या। तो दोस्तों ये है उप सहसंयोजी यौगिक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था उप सहसंयोजी यौगिक के बाद हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया था। तो दोस्तों हुन्स-डीकर अभिक्रिया, इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 रह गया था। 15 पूछा था कि संक्रमण तत्व के 4 गुण लिखिए व उनकी एक गुण की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों संक्रमण तत्व की परिभाषा देख लेते हैं। संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं। संक्रमण अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं, जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्वों के डी कक्षक
जो होते हैं आंशिक रूप से भरे रहते हैं, अर्थात जो उनके डी कोष उपकोष होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, आंशिक रूप से भरे होते हैं। उन्हें दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। या यूँ कहें कि एस और पी ब्लॉक के मध्य रखे गए तत्व दोस्तों संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। या एक परिभाषा और है, ऐसे तत्व जिनके बाहरी 2 कोष अपूर्ण होते हैं उन्हें दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे क्रोमियम है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन बिना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, d5 और 4s1। तो दोस्तों इसमें देखें जो डी कक्षक इसमें आंशिक रूप से भरा है, इसमें देखो डी में कितने दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि डी में कितने भरे जा सकते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 5 भरे, ये आंशिक रूप से भरा है, इसलिए दोस्तों इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि इसमें आंशिक रूप से 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए दोस्तों ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषता धात्विक प्रकृति होती है दोस्तों, इनमें धातुओं जैसी चमक, धातुओं जैसी तन्यता, आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। ये दोस्तों मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु होती है दोस्तों 2 या 2 से अधिक धातुओं को जो मिलाकर के एक धातु बनाते हैं वो मिश्र धातु कहलाते हैं, जैसे पीतल। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोस्तों इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपको पता है, इनके बाहरी 2 कोष कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, इसे आप याद रखना। और दोस्तों यौगिक प्रवृत्ति, इनकी जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो सहसंयोजक होती है, उपसंयोजक होती है और विद्युत संयोजक, तीनों प्रकार के दोस्तों यौगिक बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों इनकी विशेषता है धात्विक प्रवृत्ति, धातुएं होती हैं संक्रमण धातुएं, मिश्र धातुएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका दोस्तों आपने देखा है किस तरह होता है कि इनका जो है डी जो कोष होता है वो आंशिक रूप से क्या होता है, भरा होता है, अर्थात उसमें डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि दोस्तों यहाँ कितने 5 हैं। तो ये आंशिक रूप से भरे, ये दोस्तों संक्रमण तत्व हैं। दूसरा पूछा गया दोस्तों संक्रमण तत्व के बारे में, अगला क्वेश्चन था प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत और उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसको, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम और उनके संकेत और दोस्तों उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो दोस्तों प्रथम संक्रमण तत्व के नाम ये हैं देखो, पहला तत्व SC, TI, B, CR, MN, Fe, CO, Ni, Cu, Zn। SC को स्कैंडियम बोलते हैं दोस्तों, TI को टाइटेनियम, B को वेनेडियम, CR को क्रोमियम, MN को मैग्नीज, Fe को आयरन, CO को कोबाल्ट, Ni को निकिल और कॉपर को दोस्तों Cu और Zn को Zn। इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसका दोस्तों याद करने की ट्रिक है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो, इसको आपसे याद करने से। दोस्तों इसका 21 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जिसका ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6 तक दोस्तों सभी का एक सा रहेगा, सब में 3p6 रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ 3d1 होगा और यहाँ हो जाएगा 4s2। इसके बाद दोस्तों अब चूँकि इसमें जो डी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, तो 22 में क्या होगा 3p6 तक वहीं रहेगा, यहाँ डी में यहाँ 3d1 था, यहाँ हो जाएगा बच्चों 3d2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4s2। इसी तरह 23 में क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 तक तो वहीं रहेगा। यहाँ दोस्तों 3d2 था, यहाँ 3d3 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। इस तरह 24 में क्या होगा दोस्तों, अपवाद है, इसमें 3p6 तक तो वही रहेगा, इसमें दोस्तों 3d5 हो जाएगा और s में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद 25 में दोस्तों 3p6 तक वही रहेगा, इसके बाद 3d5 होगा और 4s2 रहेगा। इसको इस तरह दोस्तों ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जो किए हैं दोस्तों, आप इनको नोट कर लें और इनका 3p6 तक दोस्तों सभी का एक सा रहना है। इसके बाद दोस्तों हुन से डी का अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला है 16 प्रश्न 16 में पूछा है हुन से डी का अभिक्रिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हुन से डी का अभिक्रिया दोस्तों ये है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन को Br2 से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। दोस्तों जो सिल्वर लवण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र दोस्तों होता है R, दोस्तों इसका सूत्र होता है RCOOH। अब दोस्तों इसका सिल्वर लवण कैसे बनेगा, इससे H हट करके Ag जुड़ जाएगा, RCOOAg। ये दोस्तों सिल्वर लवण हो गया, सिल्वर
का। तो दोस्तों जब इस पर क्रिया कराएंगे हम किसकी, Br2 की, और CCl4 की उपस्थिति में। तो दोस्तों Br2 ब्रोमीन की क्रिया कराना है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो दोस्तों इसका CO2 अलग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। CO2 क्या होना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होना है। और दोस्तों इसका R और Br अलग हो जाएगा। दोस्तों इसका AgBr अलग हो जाएगा, इसको आप याद रखना, Ag और Br ये अलग हो जाएगा, AgBr। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो है और इसका R और एक Br, ये यहाँ दोस्तों Br2 कर देंगे तो 2 Br होंगे तो प्लस बनेगा RBr। तो दोस्तों ये है एल्किल हैलाइड। और AgBr है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। इसको एक बार और देखते हैं दोस्तों, RCOOAg प्लस Br2 से क्रिया कराना है दोस्तों CCl4 की उपस्थिति में। तो दोस्तों इसका बनेगा CO2, ये अलग हो जाएगा दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों Ag एक Br से जुड़ जाएगा तो बनेगा AgBr प्लस, अब दोस्तों एक Br बचा, एक Br दोस्तों AgBr बन गया, और एक Br दोस्तों R से, इस R से जुड़ेगा तो बनेगा RBr। तो दोस्तों ये एल्किल ब्रोमाइड कहलाता है। तो दोस्तों ये 1C का रवि क्या, इसको आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों एल्किल हैलाइड बनता है RBr। R की जगह यहाँ CH3 ले सकते हैं और यहाँ C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ CH3Br हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाले क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच के लिए दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण करते हैं। ये अशुद्ध दोस्तों क्लोरोफॉर्म लेंगे किसी परखनली में, अगर क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होगा तो दोस्तों AgCl का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और अगर यदि जबकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म में दोस्तों ठंडे जली सिल्वर नाइट्रेट अगर विलयन को डाला जाए तो कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। इस तरह जो है इसका हम परीक्षण कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण कहलाता है दोस्तों। इससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान की जाती है, अर्थात अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होगा वो AgCl के साथ सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा, जबकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होगा वो दोस्तों वो सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं बनेगा, इस तरह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दिए हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर दोस्तों दिए हैं। तो 16 में ये देख लें आप, 16 में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 4 अंतर लिखना। तो दोस्तों ये 4 अंतर हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों 4f में भरा जाता है, और कोष में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 कोष में भरा जाता है। ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लैंथेनाइड कहते हैं। ये तत्व एक्टिनाइड के बाद आते हैं इसलिए एक्टिनाइड कहते हैं। इनकी यौगिक प्रायः कम क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक प्राय अधिक क्षारीय होते हैं। ये तत्व मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और कुछ तत्व +2 और कुछ +4 अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व +3 के अलावा +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति दोस्तों अधिक होती है, इनमें कम होती। तो दोस्तों ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बहुत ही IMP क्वेश्चन है, अक्सर दोस्तों ये 4 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से पेपर तैयार होता है ये, और आपको जो है दोस्तों ये पेपर की आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा सभी के लिए दोस्तों ये पेपर रामबाण साबित होगा दोस्तों, ये हमें पूरा विश्वास है। आप बस इन प्रश्नों को याद कर लें। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो दोस्तों डी ब्लॉक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, इनमें अंतर देखते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है। दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व समानता संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व समानता अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व स्थायी होते हैं और ये कम स्थायी होते हैं, और अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व हैं दोस्तों। इनके 2 कोष मतलब N और N-1 अपूर्ण होते हैं, और इनके 3 कोष N, N-1 और N-2 अपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, आप इनको नोट डाउन कर लें। और दोस्तों ये प्रश्न तो बार बार आते ही हैं, चाहे आप
ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इसमें दोस्तों आपको 40 से 50% प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है दोस्तों हर पेपर में। पिछले अगर 5 साल के पेपर आपने हल कर लिए दोस्तों, तो 60-70% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों राउल्ट का नियम दोस्तों बताते हैं हम। इसके बाद निम्नलिखित के IUPAC नाम बताना, K4 FeCN का होल 6। तो दोस्तों ये K4 FeCN का होल 6 इसका नाम है दोस्तों पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो कुछ 6 तो हेक्सा आएगा और दोस्तों इसकी ऑक्सीजन संख्या होगी 6 और 4, 6 - 4 2, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आएगा। इसके बाद दूसरा है K2PtCl6 का, इसका होगा दोस्तों पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट फोर्थ इसका दोस्तों। तीसरा दोस्तों FeCO का होल 5, तो दोस्तों इसका होगा पेंटा 5 है तो पेंटा आएगा। CO को दोस्तों कार्बोनिल कहते हैं और इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होगी आयरन की। इसके बाद दोस्तों AgNH3 का होल 2 Cl है, तो दोस्तों ये एमिनो ग्रुप है, तो इसमें एमिनो में 2 है तो 2 डाई आएगा, डाई एमीन, और Ag को सिल्वर कहते हैं और इसको दोस्तों क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड। तो दोस्तों ये था डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड, ये दोस्तों IUPAC नाम थे। अब इनके सूत्र देख लें दोस्तों, हेक्साएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। तो दोस्तों हेक्साएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड के सूत्र ये होगा PT गुरु कोष्टक PtNH3 का होल 6 Cl4, और इसके बाद ये पेंटा कार्बोनिल का है दोस्तों, ये आपका पेंटा कार्बोनिल आयरन का, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन के सूत्र ये दोस्तों Fe बड़ा कोष्टक FeCO का होल 5। इसके बाद तीसरा दिया है दोस्तों टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, तो इसका ये दोस्तों CuNH3 का होल 4 SO4। इसके बाद चौथा दिया दोस्तों आपका है डाईक्लोरो डाईएमिनो प्लेटिनम सेकंड, तो दोस्तों इसका दिया है PtNH3 का होल 2 Cl2, डाईक्लोरो डाईएमिनो प्लेटिनम, और दोस्तों इसका क्या दिया है प्लेटिनम सेकंड। तो दोस्तों ये थे आपके इनके सूत्र लिखना थे। इसके बाद दोस्तों SN1 और SN2 क्रिया में अंतर और DNA और RNA में अंतर, तो दोस्तों ये भी हम आपको समझा देते हैं SN1 और SN2 क्रिया में अंतर। तो दोस्तों SN1 SN2 क्रिया में अंतर दोस्तों ये मैंने नोट्स में तैयार किए थे, आप इन्हें देख लें। SN1 और SN2 क्रिया में अंतर दोस्तों ये दिया है। दोस्तों SN1 अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया 2 पदों में होती है, इसको आप देख लें। SN1 अभिक्रिया और द्वितीय अभिक्रिया दोस्तों 1 पद में होती है, संपन्न होती है। दोस्तों यह एक अणुक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह द्विकणुक या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है दोस्तों। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है और इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता है, इसको आप याद रखेंगे। आयनिक होने के कारण ये तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। कौन सी दोस्तों? SN1 अभिक्रिया, और ये दोस्तों मंद गति से संपन्न होती है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में दोस्तों ये लिखवाए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों ये अभिक्रिया SN1 2 पदों में होती है और ये SN2 अभिक्रिया होती है 1 पद में होती है। और ये दोस्तों इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता है। और ये दोस्तों जो है SN1 अभिक्रिया होती है तीव्र वेग से होती है, अतः इसकी तीव्रता अधिक होती है। और ये दोस्तों तेज की अभिक्रिया दोस्तों मंद गति से होती है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा पेपर। और दोस्तों इसमें अब क्वेश्चन बचता है आपका जो है क्वेश्चन बच रहा है, आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन आपका बचता है कि जो है राउल्ट का नियम समझाइए और इसकी युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम का दोस्तों सूत्र वो निकालना है। तो दोस्तों राउल्ट का नियम भी स्पष्ट किया है, आप इसे देख लें। राउल्ट का नियम दोस्तों ये है, वाष्प दाब में अपेक्षित आघूर्ण जो होता है दोस्तों विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। तो दोस्तों ये दिया है राउल्ट का नियम, इसको आप देख लें, गणितीय व्याख्या भी दी है इसकी और इसको समझ लें। इसको आप देखो, ये राउल्ट का नियम दोस्तों, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, बहुत ही IMP क्वेश्चन दोस्तों, वेरी IMP। तो माना किसी विलयन के 2 घटक हैं दोस्तों, वाष्पशील विलायक A और दूसरा वाष्पशील विलायक B। माना कि विलायक का मोल प्रवाह x है और विलयन का जो विलायक का वाष्प दाब PA मान लेंगे बच्चों, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A। तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब के विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होता है विलायक के मोल प्रवाह के।
तो दोस्तों जो विलायक का वाष्पदाब समानुपाती होता है विलायक के मोल प्रवाह, और विलायक का वाष्पदाब हमने माना था बच्चों PA से, तो PA समानुपाती X से। जब समानुपाती हटाएंगे दोस्तों बच्चों यहाँ पे तो एक नियतांक लेंगे K, इस नियतांक को कहते हैं दोस्तों आनुपातिक स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों K का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में हम समीकरण 1 को शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं। किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए। तो हम XA की जगह क्या मानेंगे? 1। जब XA की जगह 1 मानेंगे, यहाँ 1 रखेंगे दोस्तों, तो PA बराबर किसको हो जाएगा? K के। तो PA बराबर K के, और PA की जगह रख देंगे दोस्तों P0A। PA की जगह क्या रखेंगे? P0A। PA की जगह P0A और XA की जगह 1, तो इसका समीकरण बनेगा दोस्तों P0K। ये समीकरण 2 बनेगा। अब इसके बाद दोस्तों समीकरण 2 से K का मान समीकरण 1 में रखना है। तो दोस्तों समीकरण 2 था ये, इस समीकरण 2 से जो K का मान था वो दोस्तों हमें इस K का मान, K की जगह P0A, ये हमें दोस्तों समीकरण 1 में रखना है। किसकी जगह? K की जगह। तो दोस्तों इसको मान रखेंगे तो PA बराबर हो जाएगा P0A इंटू XA। ये बन जाएगा दोस्तों PA बराबर P0 इंटू XA, समीकरण 3 से। अब दोस्तों जो XA है दोस्तों, ये है हमारा मोल प्रवाह है विलायक का, और XB है दोस्तों विलयन का। इन दोनों का मोल प्रवाहों का योग 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों जब इनका एक, तो इसका मान निकालेंगे XA का, तो इसको इस साइड पश्चांतर करेंगे तो 1 - XB हो जाएगा। तो अब समीकरण 4 से जो XA का मान आया दोस्तों, इस 4 मान लेंगे इसको, और इस XA का मान दोस्तों हम समीकरण क्या करेंगे, 4 से XA का मान समीकरण 3 में, इस वाले समीकरण में रख देंगे XA की जगह। तो दोस्तों इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह, और इसका P0A का अंदर गुणा करेंगे तो P0A माइनस P0A का XB में गुणा होगा तो P0XB। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस वाले को इस साइड ले जाएंगे और इस वाले को इस साइड पश्चांतर कर देंगे, तो ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, तो P0A इंटू XB यहाँ आ जाएगा, और ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा P0A, और ये PA वो जो है इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, P0A गुणा में है, इसको नीचे ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये XB बराबर आ जाएगा P0A माइनस PA बटे PB। तो दोस्तों यही है राउल्ट का नियम। P0A माइनस PA बटे P0, ये दोस्तों वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है इतना। और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, जो दोस्तों ये है विलेय का मोल प्रवाह। XB क्या है दोस्तों? विलायक का मोल प्रवाह, विलायक के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो यही दोस्तों राउल्ट का, मतलब कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलायक के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो दोस्तों ये इस तरह सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लें, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हम दोबारा इसको फिर से दोस्तों समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये इसका राउल्ट का नियम है। तो दोस्तों इस तरह हमने पूरे पेपर को सॉल्व किया। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को एक कॉपी बना के नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें। दोस्तों अभ्यास ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जा सकता है। दोस्तों अभ्यास से जो है दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, इसलिए आप बार बार अभ्यास करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आप परीक्षाओं में सफल हों। दोस्तों इसी आशा के साथ दोस्तों आपका दिन शुभ हो। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।